नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ साथ यहाँ पशुधन को भी बेहद मान्यता दी जाती है। लेकिन सोचिए कैसा होगा यदि आपका पशु बीमारी से ग्रसित हो जाए, वो ना समझा पाए ना बता पाए। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है। आजकल हिमाचल प्रदेश में पशु लंपी डिजीज से ग्रसित हैं। तो क्या ये डिजीज है, इसका बचाव क्या है, किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर तरुण ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और जानना चाहेंगे कि लंपी डिजीज आखिर क्या है और किस तरह से जो पशु हैं इससे दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज जो है वो बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो विषाणु से होता है और ये कैप्री पॉक्स नामक एक अपना वायरस है जिसकी वजह से हो रहा है। और इससे जो पशु हैं हिमाचल में वो बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। 5-6 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं एनिमल्स। इसमें जो मॉर्बिडिटी है, जो रेट ऑफ इन्फेक्शन जो फैलता है वो बहुत ज़्यादा है। डेथ इतनी नहीं है लेकिन फिर भी डेथ्स हुई हैं। तो हमारे शिमला में 18 जून को शायद पहला केस जो था वो आया था पंथाघाटी हॉस्पिटल के अंडर। तो अभी तक लगभग शिमला में हमारे पास 280 केसेस हैं इसके और 16 से 17 अभी तक डेथ्स हुई हैं। तो मेनली ये जो डिज़ीज़ है ये वायरस की वजह से होती है, कैप्री पॉक्स की वजह से। और इसका जो फैलने का जो पैटर्न है, तरीका है, ये बेसिकली एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर कहें तो जैसे आपके मक्खी, मच्छर और आपके जो टिक्स होते हैं उनके काटने से होती है ये। तो जो इसमें फ्लाई है, इसमें जो बचाव है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो स्पेशली जो वेक्टर है, फ्लाइज हैं, वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं और बहुत बड़े एरिया को एक इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस कंडीशन में, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ बचाव है जो कि एक वैक्सीन है जो अभी हम विभाग के द्वारा लगाई जा रही है। कैप्री पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल कराई है और लगाई जा रही है, वही एक अभी एक तरीका है। बाकी तो जो पशु बीमार हो रहे हैं उनको लक्षणों के आधार पे हम धीरे धीरे आएंगे। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं मैं उन पर बात करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि अभी परिस्थितियां हिमाचल में कुछ ऐसी हैं कि कई राज्यों में जो पशु हैं, बहुत सारे हिमाचल के अलावा जो राज्य हैं वहां पर भी पशु लंपी डिजीज से ग्रसित हैं। तो ऐसे में हिमाचल के अलावा कौन से राज्य हैं और साथ ही साथ हिमाचल में कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा मामले जो है लंपी डिजीज के किए गए हैं? हिमाचल के अलावा राजस्थान, MP, गुजरात, पंजाब, ये जो स्टेट्स हैं इनमें लंपी स्किन के बहुत सारे केसेस हैं। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आई थिंक सबसे ज़्यादा हैं और उसमें डेथ भी कम से कम 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा डेथ हुई हैं एनिमल्स की। और हमारे हिमाचल में भी जो एरिया हैं जिसमें अभी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, शिमला में, आपके सिरमौर में, फिर बिलासपुर, ऊना, इन जगहों पे केसेस रिपोर्टेड हैं। अभी तक स्पोरेडिक केसेस हैं, कोई बहुत मास अफेक्ट नहीं हुआ है। लाइक जैसे शिमला की बात करूं मैं, तो शिमला अर्बन का एरिया जो है वही अफेक्टेड है अभी इस टाइम। लाइक पंथाघाटी हो गया, तारा देवी वाला एरिया हो गया, वही है। बाकी जैसे शिमला के अपर एरियाज़ हैं, अपना ठियोग, रामपुर, रोडू, चौपाल, इस तरफ अभी ये केसेस नहीं हैं। लेकिन जिस तरह के इस डिजीज़ का पैटर्न है और अभी जो इस तरह मौसम के हालात बने हुए हैं, तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये और भी बड़े एरिया में फैले। जी बिल्कुल। और इसको लेकर के तमाम जो जागरूकता कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं चलाए जा रहे होंगे और मैं इन्हीं विषय में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ किया जा रहा है, लोग इस बीमारी के प्रति थोड़ा सा जागरूक हों, उनका जो पशु है यदि बीमार पड़ता है तो उन्हें पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। देखिए, पहले तो जब ये अब मतलब एक पैंडेमिक, तो मैंने इसे पैंजूटिक तो नहीं मैं कह सकता कि अब ये पूरी जैसे दुनिया में तो नहीं है अभी, लेकिन काफ़ी एरियाज़ में है ये। अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, क्योंकि ये जो पहली बार जब ये डिज़ीज़ हुई थी तो ये इंडिया में नहीं हुई थी, ये अदर कंट्रीज़ लाइक हमारी जो हैं जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत थी। तो
यहाँ भी अभी जैसे इंसिडेंट्स हुए हैं तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जब पहला केस पंथा घाटी वाले एरिया में मिला था, तो जब पहली बार ये केस हिमाचल में भी रिपोर्ट हुआ तो कुछ दिनों के लिए समझ नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये समझ आया कि एक एनिमल के बाद एक और अफेक्ट हो गया, तो ये बात समझ आएगी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये कंटेजियस है, ये फैलेगी। तो 1-2 दिन के बाद ये समझ आ गया कि ये LSD है, क्योंकि अदर स्टेट्स में भी ये थी। तो लोगों को हमारी तरफ से ये गाइडलाइंस हम जो विभाग द्वारा दी जा रही हैं वो ये हैं कि आप अपने एनिमल्स जो आपको बीमार है उसको अलग कर दें जी। और अगर कुछ नहीं कर सकते आप उसको सफाई के लिए, तो फिनाइल जैसे आप यूज़ कर रहे हैं वो तो है ही है, आप चूना जैसे लाइम जिसे कहते हैं वो अपनी गौशाला में फेंक के आप उसको स्टरलाइज कर दीजिए। जो हेल्दी एनिमल उनको अलग कर दीजिए। आप एनिमल मत खरीदिए, ट्रांसपोर्टेशन पे बैन कर दीजिए। जो एनिमल डिजीज़ हैं जो रिकवर हो रहे हैं उनको बाहर मत छोड़िए। प्रॉपर फ्लाई रेपेलेंट को यूज़ कीजिए, इंसेक्टिसाइड यूज़ कीजिए, ताकि जितने कम से कम वेक्टर होंगे, फ्लाइज जितनी कम होंगी, टिक्स जितने कम होंगे, उतनी ये डिजीज़ जो है वो रुकेगी। जी। इसके अलावा भी जैसे किसी इन्फेक्टेड एनिमल है हमारा, सपोज करिए किसी एक आदमी की गौशाला में या किसी एक जगह में कोई 5-7-10 पशु किसी ने रखे हैं, तो मान लीजिए 2 ही बीमार हैं और बाकी नहीं हैं, तो हम ये कहते हैं कि उन 2 को अलग कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी इसके होने के चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वेक्टर बॉर्न ही है, ये चांसेस कम हैं लेकिन हैं। जी सर, प्राथमिक लक्षण जो आपको दिखाई दिए या फिर यदि किसी को नहीं पता लग रहा है कि क्या बीमारी है, तो उनके लिए क्या संकेत हो सकता है कि पहले जो लक्षण है वो किस तरह के लक्षण जानवर में नजर आने लगते हैं लंपी डिजीज? नॉर्मली एक किसी जैसे लेमैन किसी पशुपालक की हम बात करें तो वो एकदम से नहीं पहचान सकते, क्योंकि जैसे ये डिजीज़ होती है तो बुखार आने के 48 से 72 घंटे के बाद इसके शरीर पे दाने दाने बड़े से दाने बन जाते हैं, नोड्यूल्स जिन्हें कहते हैं वो बन जाते हैं। तब एनिमल में जैसे ऐसे सिम्टम आते हैं, तब ओनर को थोड़ा लगता है कि यार कुछ अलग है, कुछ अजीब है, जो समझ नहीं आया। लेकिन हम लोगों को आजकल जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि जब भी कोविड में किसी पेशेंट को खांसी जुकाम हुई तो सबसे पहले हमारे जो मेडिकल विभाग के लोग हैं उन्होंने सबसे पहले कोविड की टेस्टिंग की कि अगर खांसी जुकाम, वैसे ही हम जैसे आजकल किसी को फीवर हो रहा है और किसी से आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, किसी को जुकाम है, किसी ऐसा है, तो हम उसको सबसे पहले सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको देखिए कि आप इसको LSD लेके चलिए कि ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके हेल्दी एनिमल्स को अलग कर दीजिए, इसको ट्रीटमेंट शुरू करवा दीजिए आप नॉर्मल। तो ये हमारा लोगों को एक वो रहता है कि आप अगर किसी को आपको लगता है कि बुखार है, क्योंकि इसमें जो बुखार है ना वो बहुत ज़्यादा जाता है, 106, 107, 105 इस तरह का बुखार इसमें आता है। और बुखार आने के 2 या 3 दिन बाद जो स्किन पे जो लीजन है, बड़े बड़े नोड्यूल्स हैं, वो बन जाते हैं। जब एक बार बन जाते हैं तो फिर वो पशुपालक को पता लग जाता है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हमारे सारे हिमाचल में जब ये डिजीज़ फैली है, इसका इतना पैनिक हो रखा है, तो मुझे लगता है हर पशुपालक को थोड़ा बहुत ज्ञान इसका है कि हाँ ऐसी बीमारी चली हुई है, तो वो थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो पशु हैं वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हैं और उनका जो है खास लगाव का रहता है पशुओं के साथ भी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिस गाय से हम दूध ले रहे हैं, यदि वो गाय जो है ग्रसित हो जाती है लंपी स्किन डिजीज से, तो क्या वो मनुष्य में फैलने का ऐसा कोई खतरा रहता है या नहीं? एक तो इसमें जैसे आप कोई एनिमल ग्रसित हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी जो स्थिति है ना वो बहुत एक भयावह हो जाती है, बहुत वीक हो जाता है एनिमल। जूनोसिस की बात आप कर रहे हैं कि क्या जानवर से ह्यूमन में जा सकती है, तो अभी तक इस डिजीज का कोई ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं है कि ह्यूमन में जाती है। तो ये डिजीज जेनेटिक नहीं है अभी तक, आज की डेट में ये जेनेटिक नहीं है जी। लेकिन एनिमल में जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल गिर जाती है। इसलिए ये डिजीज जितना इकोनॉमिक लॉस एक पशुपालक को करती है ना, उसको बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस तरह के एनिमल जिनको ये बीमारी होती है, तो अगर कोई एनिमल प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्शन हो जाता है इतने हाई ग्रेड फीवर की वजह से। और कोई जानवर हमारा अगर मान लीजिए कोई हमारी हीफर है नया, मतलब अभी जस्ट बछड़ी है, उसने इस तरह से हीट में आना है, तो इस बीमारी की वजह से जो ग्रसित हो जाते हैं वो फिर बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, डिजीज़ की वजह से फिर वो इस तरह हीट में नहीं आते हैं। तो इसमें जो इकोनॉमिकल लॉस है वो बहुत ज़्यादा है एक ओनर का। तो इससे एनिमल की स्थिति तो खराब होती ही होती है, लेकिन ओनर का भी इकोनॉमिकल लॉस बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम कहें तो जिस तरह से एक मनुष्य बीमार होकर के उसका जो है शारीरिक बिल्कुल जो विकास है वो रुक जाता है, तो उसी तरह जो पशु है उसका विकास भी कहीं ना कहीं बिल्कुल स्तब्ध यहाँ पर हो जा रहा है। लेकिन इलाज की अगर हम अब बात करते हैं तो
वर्तमान स्थिति में किस तरह से उसका इलाज किया जा रहा है? क्या उनको वैक्सीन दी जा रही है ताकि जो वो बीमारी है वो उनको उससे थोड़ा सा बचे रहें? विभाग की तरफ से जो बीमार एनिमल हैं उनको एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। सपोज करिए कोई जानवर बीमार है हमारा, तो उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एनिमल की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो जो वायरल हो रखा है कैप्री पॉक्स की वजह से एलएसडी हो रखी है वो तो हो ही रखी है, लेकिन ऐसी कंडीशन में एनिमल को कोई दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक के कोर्सेज किए जाते हैं 3 to 5 या 5 to 7 डेज डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी ऑफ कि कितनी सिवियर इन्फेक्शन है, कितनी ज़्यादा मात्रा में इसकी शरीर में इसने ग्रसित कर रखा है। फिर उसको दर्द निवारक दिए जाते हैं, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। बुखार बहुत ज़्यादा है, वो बुखार को जैसे कहते हैं कि बुखार तोड़ना है, बुखार को फीवर को लोअर डाउन करना है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। फिर जो नोड्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली कुछ एनिमल्स में नोड्यूल्स में फट जाते हैं, वो सॉर्ट ऑफ अल्सर्स बन जाते हैं, तो उसको अपने ओनर को या वहाँ के स्टाफ को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप इस पर ऑइंटमेंट लगवाइए और आप ऑइंटमेंट लगा के इसको लंबे टाइम तक इसमें लगाते रहिए ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो और हील हो जाए। तो ये जो डायरेक्शन हैं ट्रीटमेंट की, ये ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स को और बाकी स्टाफ को जो पता है। अब रही बचाव की बात, तो मैंने आपको बताया कि कैप्री पॉक्स की जो वैक्सीन है वो अभी इसके लिए यूज़ की जा रही है, क्योंकि ये जो बीमारी है एलएसडी ये कैप्री पॉक्स वायरस से ही हो रही है। तो कैप्री पॉक्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे बकरी का चेचक है, तो उसी की जो कैप्री पॉक्स की जो वैक्सीन है वही वैक्सीन एनिमल्स में यूज़ की जा रही है। लेकिन इन वैक्सीन को हम उन एनिमल में यूज़ कर रहे हैं जो हेल्दी हैं और जिन घरों में कोई इन्फेक्टेड पशु नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए किसी के पास 5 पशु घर में हैं और उनमें से 2 बीमार हैं, 3 ठीक हैं, तो कहीं ना कहीं उन 3 को भी दिक्कत होने के चांसेस हैं। तो ऐसे एनिमल को हम छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे। तो हेल्दी एनिमल्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है। एनिमल जो 4 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, बछड़े बछड़ियाँ, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। और अब तो जो एलएसडी हमारी जो जिस डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पे भी एक एनईआरसी वालों ने, नेशनल इक्वाइन रिसर्च और आईवीआरआई वालों ने एक वैक्सीन बनाई है। जल्दी ही वो भी कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल होगी, जो स्पेसिफिकली एलएसडी के लिए होगी। तब तक के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए और इसका जो है समाधान हो। लेकिन विभाग की तरफ से क्या भविष्य में वैक्सीनेशन को लेकर के कोई विशेष मुहिम चलाना या फिर उनको जो बचाव है उसके लिए कोई विशेष जो वैक्सीनेशन है वो उतारने को लेकर के किस तरह की तैयारियां अभी चल रही है? जो नई वैक्सीन है उसकी तो एक बार कमर्शियल यूज़ आ जाएगा, तो फिर जैसे अब कोविड की वैक्सीन है ह्यूमन में, वैसे अब कोविड की वैक्सीन का भी प्रोटोकॉल बना देंगे ये कि लगवानी है, ज़रूरी है। वैसे ही एलएसडी की वैक्सीन एक बार जब कमर्शियल यूज़ पे आ जाएगी तो ये फिर प्रोटोकॉल में एक बार सेट हो जाएगी, एवरी ईयर लगवानी है, क्योंकि इसमें 1 साल की इम्यूनिटी वो वैक्सीन कम से कम देगी। तो तब तक जब तक ये नहीं आती है तब तक हम कैप्री पॉक्स की वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से यूज़ करेंगे। और डिजीज़ के लिए कोई ग्रसित हो जाता है तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का वो यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों का जो पैनिक है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए विभाग ने छोटी छोटी टीम गठित की हुई हैं, जो जिस एरिया में ज़्यादा डिजीज़ है उस एरिया में जाके मॉनिटर कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं, लोगों को काउंसिल कर रहे हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो विभाग की तरफ से चली हुई हैं ये। अभी सब ठीक है थोड़ा कंपैरेटिवली, फिर भी अभी इतना नहीं है। तो शिमला के जो अर्बन एरियाज़ हैं अभी उसी में ही हैं, तो जगह जगह छोटी छोटी टीम जाके वो लोगों को एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं। जी बिल्कुल, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचे और जितने भी जानवर ग्रसित हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन सर आपसे एक आखिरी सवाल और आपसे रहने वाला है कि हमारे जो पशुधन वाले जितने भी प्रदेश के लोग हैं उनके लिए कोई छोटा सा संदेश आप देना चाहें कि वो ऐसी स्थिति में किस तरह से जो है डील कर पाएं? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा जो मैंने पहले कही। सबसे पहले तो आप इस सिचुएशन में, मैं समझ सकता हूँ कि एक पशुपालक के लिए इस तरह का दृश्य देखना कितना भयावह हो सकता है कि अचानक से ये क्या हो गया। जो हम जितने भी लोगों से अभी तक मिले हैं वो कहते हैं कि जी हमारी सारी उम्र बीत गई, हमने ये बीमारी नहीं देखी, ये अचानक से ये क्या फैल गया है, कहाँ से आ गया है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त पे ये एक टफ सिचुएशन है सबके लिए, विभाग के लिए भी, पशुओं के लिए भी और पशुपालकों के लिए भी। तो आप थोड़ा सा पैनिक ना करें। आपको जो भी इलाज और ट्रीटमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। सरकार ने भी इसके लिए आई थिंक अभी कुछ हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ने कुछ और कदम उठाए हैं इस तरफ से, कोई टास्क फोर्स उन्होंने डिसाइड की है और कुछ और भी शायद वो कुछ मेडिसिन के लिए बजट देंगे, कुछ ऐसा है उसमें। और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जा रही है, हेल्दी एनिमल्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है।
तो ये सब हमारी तरफ से हो रहा है, लेकिन मैं लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस कंडीशन में एनिमल खरीदें ना, बेचें ना। जी। आप अपने जो एनिमल आपके रिकवर हो रहे हैं उनको बाहर ना छोड़ें। जितना हो सके आप घर में सफाई रखें ताकि मक्खी मच्छर कम हो, और अगर हैं तो इंसेक्टिसाइड्स का और फ्लाई रेपेलेंट का यूज़ करें। जो एनिमल बीमार हैं उनको अच्छे से पोषण करें, उनका प्रॉपर इलाज कराएं और उनका रखरखाव जो है वो बेहतर करें। जो आपके हेल्दी एनिमल्स हैं उनको बीमार एनिमल से अलग कर दिया जाए। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी है बेहद जो है लाभदायक रही होगी। तो ये थे डॉक्टर तरुण, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो संकेत है, संकेत से लेकर निवारण तक सारी चीजें आपके साथ साझा की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी लेकर के आप कहीं ना कहीं अपने जो पशु हैं उनकी मदद कर पाएंगे इस बीमारी से उभरने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।